नमस्कार दोस्तों, रात के 11 बज रहे हैं और इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं। कारण ये है कि बहुत कुछ करने के बाद आज कई दफ़ा ये कोशिश मैंने की कि प्रधानमंत्री की बिहार का दौरा है, 2 दिनों का दौरा, ये आखिरी दिन है और इस दिन चूंकि उस इलाके में उनकी रैली है शाहाबाद में, जो एनडीए के लिए विधानसभा जो 2020 का था वो और 2024 का लोकसभा, इन दोनों चुनावों के नज़रिए से मुश्किल था। तो वो जो टफ जोन है क्यों है और प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने उस इलाके को चुना है, तो उससे पीछे की रणनीति क्या है और इस बार 2025 के चुनावों के लिहाज से इस इलाके में जो शाहाबाद का इलाका है, इसमें बीजेपी के लिए क्या संभावना दिखती है। अब आप यह मानिए कि शाहाबाद में जो 4 लोकसभा सीट्स हैं, एक बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, जिले आप देखें तो कैमूर, रोहतास, भोजपुर और बक्सर, ये 4 लोकसभा सीटें 2024 के चुनाव में एनडीए हार गया और 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव में इन 4 लोकसभा सीटों में जो 22 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें 20 पर एनडीए हारा। अगर महागठबंधन को आप देखें तो 19 सीटें और बीएसपी ने 1 सीट पर कब्जा किया। ठीक है कि वो उम्मीदवार जो है वो जेडीयू में आ गया, लेकिन मोटे तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सही मायने में कहें तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। अब इसके कारण पर हम आए, उससे पहले प्रधानमंत्री ने विक्रमगंज को क्यों चुना, यानी कि जो रोहतास का इलाका है, जिला है, उसमें विक्रमगंज, जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, जैसे भोजपुर का आरा है। कारण ये है कि यह पूरा बेल्ट जो है, मगध और शाहाबाद, ये नक्सली डोमिनेटेड है, नक्सल बेल्ट है। अगर आप मगध के 4 जिलों को देखें, मैं तो अरवल को भी गया, अरवल को भी लेता हूं, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और पटना, तो ये मगध के ज़िले और फिर शाहाबाद के ज़िले, ये पूरा का पूरा जो बिहार का हिस्सा है, ये नक्सल डोमिनेटेड है और यहाँ नक्सलियों का बोलबाला लंबे समय से चला है। इसलिए माले का जो पूरा प्रभाव वाला क्षेत्र है, सीपीआईएमएल, वो यही मगध और शाहाबाद का इलाका है। अब इन इलाके से, शाहाबाद से आप देखिए तो काराकाट और आरा, इन दोनों लोकसभा सीटों पर सीपीआईएमएल ने 2024 का चुनाव जीता। अब विक्रमगंज में प्रधानमंत्री के आने का मतलब यह है कि वो सीट या वो इलाका जो सबसे ज्यादा टफ रहा है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो पिछले रहे हैं, उनके नजरिए से वहां प्रधानमंत्री को उतार करके ये बताया जाए कि अब एक नया बदलाव है। लोगों के सेंटिमेंट को, उनके भीतर जो राष्ट्रवाद की भावना ऑपरेशन सिंदूर से पैदा की जा सकती है, उससे उनको जोड़कर नरेंद्र मोदी का अपना जो एक्स फैक्टर है बिहार में, उसको लाकर और वहां पुराने जो कारण रहे हार के, उनको दरकिनार कर एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, तैयार किया जाए और इस बार विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 22 सीटें, या मैं मान लेता हूं कि आप मगध को भी जोड़ें तो 55 सीटें। अगर मैं उन 55 सीटों की बात करूं तो उन 55 सीटों में सिर्फ 10 सीटें ही विधानसभा में बीजेपी जीत सकी थी। तो यह जो मगध और शाहाबाद का पूरा इलाका है, इस इलाके में नरेंद्र मोदी की इस रैली का प्रभाव माना जाएगा और यहां जो फैक्टर काम करता है वो है नक्सल, जाति और मोदी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कह रहा हूं। अब नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में जाकर के अगर कहीं उन्होंने ये ऐलान करने का सोचा कि हम
ऑपरेशन सिंदूर से पहले बिहार की जमीन पर आए थे और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, यानी कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, उनके अड्डों को खत्म करने के बाद, आतंकवादियों को मारने के बाद बिहार हम लौट करके कहने आए हैं कि हमने जो कहा आपसे वो किया। ये फैक्टर बीजेपी के लिए काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी इस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ अपने साहस, हौसले और संकल्प को रखते हैं, वो एक माहौल तैयार करता है लोगों के बीच में। दूसरा कि उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो 125 जिले ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित थे। आज की तारीख में 18 जिले बच गए हैं। तो यह जो रेड कॉरिडोर हुआ करता था पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, ये 600 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर का पूरा जो जोन था, इस जोन में 125 जिले हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 जिले बच गए हैं और 2026 का मार्च, इसी सरकार ने ये ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलियों का नाम निशान मिट जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो उसका काउंट डाउन चल रहा है। तो नक्सल प्रभावित इलाके में जाकर के नक्सलियों को, नक्सलवाद को चैलेंज करना और ये कहना कि उन लोगों को हमने नाको चने चबा करके नाथ दिया है, एक तरीके से उनको बताया कि या तो तुम मेन स्ट्रीम में लौट आओ या फिर बंदूक लेकर रहोगे तो तुम मारे जाओगे। और ये हमने किया है। यही कारण है कि अब 18 जिले बच गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को पकड़ा और नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठा करके वहां जो उस पूरे इलाके में एक डर, दहशत का माहौल रहता है कि नक्सली है जी दे दो, नक्सली है जी मत बोलो, इससे उन्होंने मुक्ति का बिगुल फूंका। तो वह वोट बैंक जो नक्सली उम्मीदवारों को या नक्सलियों के दबाव में उनको चला जाता रहा है, उस वोट बैंक से लोग अपने आप को थोड़ा बाहर, डर से बाहर आकर के स्वतंत्र रूप से वोट करने का मन बना सकेंगे। वह वोट एक तरीके से आजाद होगा। पिछली बार जो लड़ाइयां रही 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाकर के और इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे या लड़े, जिसमें नीतीश कुमार या जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने बहुत सोच समझ करके कैंडिडेट रखा था और ज्यादातर सीटों पर, 28 सीटों पर कुल मिलाकर के समूचे बिहार में जेडीयू की हार का कारण एलजेपी के उम्मीदवार रहे। इस बार चूंकि चिराग पासवान पार्टी के भीतर हैं, तो 2020 में जो नुकसान इस शाहबाद के इलाके में बिहार के बाकी हिस्सों की तरह एनडीए को उठाना पड़ा था, वो इस बार नहीं उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह बहुत बड़ा फैक्टर हो गए। काराकाट में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे और उन्होंने काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यहां दो फैक्टर काम करने लगा। एक तो जितने राजपूत थे उन्होंने पवन सिंह के साथ अपने को जोड़ा, तो वह राजपूत वोट बैंक एक मुश्त गया पवन सिंह को काराकाट में। और कुशवाहा वोट बैंक इसलिए बिदका बीजेपी से क्योंकि हवा ये हो गई कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को खड़ा किया है। तो कुशवाहा वोट बैंक यानी कोई बड़ा मजबूत वोट बैंक है, वो बीजेपी से बिदका। तो बिदका तो उसका असर कहां हुआ? उसका असर इस पूरे इलाके में हुआ। आरा में हुआ, बक्सर में हुआ और सासाराम में हुआ। दूसरा यह है कि राजपूत बिदके, कोयरी तो बिदक ही गया। पवन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट ही हैं और बीजेपी ने ही उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए उनको खड़ा किया है। तो कुशवाहा वोट बैंक कहा कि चलो हम बताते हैं। तो आरा में, बक्सर में, सासाराम में वो वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ चला गया।
आरके सिंह जो आरा से बीजेपी कैंडिडेट थे, उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ बयानबाजी की, ये नचनिया है, गवनिया है, वजनिया है, और इसके अलावा बहुत कुछ। दबाव इस बात का था कि इस आदमी को पार्टी से निकाला जाए, और पार्टी से निकाला गया। आरके सिंह उसका कारण बने, और राजपूत वोट बैंक आरके सिंह के साथ तो गया ही नहीं। राजपूत वोट बैंक, पवन सिंह का सेंटिमेंट हर्ट हुआ, पवन सिंह का अपमान हुआ है, और बीजेपी ने पवन सिंह के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इस तरह की गलत बयानियां हुई हैं बीजेपी नेताओं के जरिए भी। तो राजपूत पवन सिंह के साथ अपनी हमदर्दी और समर्थन जताने के लिए आरा, बक्सर, सासाराम में बीजेपी से कट गया। तो कोयरी और राजपूत दोनों वोट कट गया, चारों सीटें चली गई। एनडीए ने कोई सीट नहीं जीती। तो 2020 और 2024 के चुनाव में जो एनडीए के कारण रहे, यानी एनडीए ने ही एनडीए को हराया था, वो कारण इस बार नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नए फॉर्म में है। और तीसरा कि नक्सलियों के प्रभाव से बाहर वो पूरा इलाका आ गया है, और नक्सलियों के डर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेज नरेंद्र मोदी ने लोगों को वहां दिया है। जाहिर है कि जो सबसे कमजोर मोर्चा है, उस मोर्चे पर पहला हमला नरेंद्र मोदी ने किया है, और बहुत सोच समझ करके नरेंद्र मोदी की रैली विक्रमगंज में रखी गई। तो ये जो पूरा बेल्ट है, मगध का और शाहाबाद का, इस बेल्ट में आप देखिएगा आने वाले समय नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या बिहार के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा रहेगी। चाहे औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, गया हो, अरवल हो, पटना हो, नवादा हो, सासाराम हो, कैमूर हो, बक्सर हो, आरा हो, ये इस पूरे जोन में बीजेपी की रैलियों, उसके आयोजनों, प्रधानमंत्री की रैलियों, रोड शोज भी अगर संभव है तो उनकी संख्या ज्यादा होगी। और इस बार के चुनाव में इस इलाके पर खासा जोर बीजेपी देगी। तो बाकी सारी बातें नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की यात्रा की आपने सुन ली होंगी, जैसे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, और फिर उसके बाद लगभग 48,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन। तो ये सब बिहार को जो जा रहा है, ये इसीलिए है कि चुनावों के दौरान यह माहौल तैयार किया जाता है कि हमने, यानी कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, उसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, और बिहार प्रायोरिटी में बहुत ऊपर है। और आज की तारीख में आप देखेंगे भी तो नीतीश कुमार बेदाग नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्र उनके ऊपर हावी हो रही है, कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो आपको लगता है कि ये तो असामान्य सी हैं, कभी कभार वो सामान्य भी दिखते हैं। तो उम्र का असर है उनके ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बेदाग नेता है, कोई करप्शन का सवाल उनके साथ नहीं उठता है। दूसरा कि उनके साथ बीजेपी का जो मेल है वो बहुत, आप यूं कहिए कि मेड फॉर ईच अदर, इस तरह का है। आरजेडी के साथ वो कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं जो बीजेपी के साथ महसूस करते हैं। आरजेडी का जो पूरा पॉलिटिकल कल्चर है वो बिल्कुल दूसरा है, उसमें सूट करना बड़ा मुश्किल काम है। और बीजेपी के पास अपना सांगठनिक ढांचा है, उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, संगठन के जरिए तैयारियां हैं, बूथ से लेकर के और ऊपर तक उसके कार्यकर्ता हैं। तो यह सब कुछ जो है वो सूट करता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के पास अपनी इमेज है, उनका अपना एक थोड़ा बहुत वोट बैंक है, और ये दोनों मिल जाते हैं। और फिर आप चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो जो जातिगत समीकरण भी है बिहार का, उसको आप साधे रखते हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए है, वो इस बार भी एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। और सीटों की सबसे अधिक संख्या अगर किसी पाले में आपको नजर आएगी तो एनडीए के हिस्से में आएगी। इस बात से सहमति या असहमति क्या होती है ये अलग मामला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं बिहार के तमाम जिलों में उतरूंगा, और वहां जब लोगों से बातचीत होगी और वहां के माहौल को भांपने की कोशिश होगी, तब भी मैं अपने इस बार
कि इस समय के बयान को कोरिलेट करके आपके सामने रखूंगा कि मेरी जो राय रही है उसका आधार क्या है, और नतीजों तक मैं आपको मैदान में दिखूंगा बिहार के भीतर। बहुत लंबे अरसे से मैं सोचता रहा हूँ कि चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान आप बतौर संपादक केवल प्लान करते रहते हैं, रिपोर्टर्स को भेजते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं शोज़ के लिए और कॉन्क्लेव के लिए, लेकिन आप मैदान में कभी नहीं जा पाते हैं। तो पत्रकार का जो कीड़ा कुलबुलाता रहता है वो बार बार मुझे परेशान करता रहा है। तो इस बार बिहार का चुनाव जो है वो मेरी मुराद पूरी कर देगा, और ग्राउंड पर उतरने के बाद आपको बहुत हद तक ये अंदाज़ा हो जाता है कि आबो हवा कैसी है, माहौल क्या कहता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बार के चुनाव नतीजों पर असर डाल सकते हैं। तो आज देरी से मेरी मुलाकात आपसे हुई, उसके कारण बहुत सारे हैं, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि रोज़ मैं एक तय शुदा समय पर आपसे बात करूं और जो खबरें हैं उनको एक तरतीब में आपके सामने रख करके एक साफ सुथरी तस्वीर रख पाऊं। फिलहाल वक्त बहुत अधिक हो गया है और 11:20 हो गए हैं, तो मुझे अब दीजिए विदा। गुड नाइट।